फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव एवं विकास। भारत में कैसे बैंकिंग शुरुआत हुई वो देखेंगे। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ। इसी क्रम में देख लेते हैं 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 यानी 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। किन बैंकों को? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, परंतु पूर्ण रूपेण किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसकी अनुशंसा किसने की थी? हिल्टन यंग आयोग ने की थी। पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी अनुशंसा पर कब हुई थी इसकी स्थापना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 संस्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस कहाँ है? फिर से देख लेते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसके कार्यकाल में? सीडी देशमुख के कार्यकाल में। आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश में मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियंत्रित एवं नियमित करना है। इसका कार्य क्या है? मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियंत्रित एवं नियमित करना है। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक आनुपातिक आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता था, परंतु वर्ष 1956 में आनुपातिक आरक्षित प्रणाली का परित्याग कर उसके स्थान पर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा उसको ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपातकालीन परिस्थितियों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसे आपातकालीन कोई परिस्थिति हो गई, कोई खराब स्थिति आ गई, तो उसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा? वाणिज्यिक बैंकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की साख सृजन क्षमता का भी प्रबंधन करता है। यह नगद आरक्षी अनुपातों को बढ़ा घटाकर बैंकों की तरलता एवं उनकी साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की शाखाओं का स्थानांतरण बंद करने आदि का भी नियमन करता है। भारत की सभी करेंसी नोटों
2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निगमन। 1 रुपए का नोट, ध्यान देखिए, बहुत आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 रुपए का नोट तथा सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का खुदरा साख बाजार चौथे स्थान पर है। यह दिसंबर 2014 के 181 बिलियन डॉलर से बढ़कर दिसंबर 2017 में 281 बिलियन डॉलर हो गया था। आइए फ्रेंड्स, बैंकों के बारे में देख लेते हैं। बैंक के प्रकार है और थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक कैसे। पहले बैंक है, जैसे बैंक के कितने पार्ट हैं? केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, 3 पार्ट हैं। फिर केंद्रीय बैंक में कौन आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद ये है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक के 4 पार्ट हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फिर है सहकारी बैंक के 3 पार्ट हैं। प्राथमिक सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। भारतीय मुद्रा का इतिहास। भारत में 1861 ईस्वी में पूर्व द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार, द बैंक ऑफ बंगाल आदि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कागज की मुद्रा निर्गत की जाती थी। 1861 ईस्वी के बाद पत्र मुद्रा का निगमन भारत सरकार के अधीन किया जाने लगा। आगे चलकर भारत सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के निगमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से भारतीय पत्र मुद्राओं पर जॉर्ज सिस्टम के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया जाने लगा। वर्ष 1996 से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। कब से? 1996 से। आगे है वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा निगमित सभी पत्र मुद्राओं के पैनल पर 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा होता है, परंतु पैनल के 15 भाषाओं के अलावा इस पर हिंदी एवं अंग्रेजी में भी मुद्रा का मूल्य लिखा होता है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपए की रचना IIT मुंबई से परास्नातक डॉक्टर उदय कुमार ने की है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाले 1000 तथा 500 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। कब किया गया? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाले 1000 तथा 500 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। इन नोटों के बदले 2000 तथा 500 रुपए के नए नोट जारी किए गए। आगे देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश तथा उनकी मुद्रा के नाम। देश है, एक तरफ मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया है, इराक की मुद्रा का नाम दीनार है, इटली की मुद्रा का नाम लीरा है, वर्तमान में यूरो। थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है, वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग, ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल, चीन की मुद्रा का नाम है रेमिनबी या युआन। फिर जापान की मुद्रा का नाम है येन, भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, तुर्की की मुद्रा का नाम है टर्किश लीरा और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वान। आगे देख लेते हैं भारत में बैंकिंग।
भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत बैंकों को वाणिज्य बैंक की संज्ञा दी जाती है। 1949 के अंतर्गत संज्ञा दी जाती है। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण स्वामित्व एवं संवैधानिकता के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया गया है। ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिनको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में रखा गया है। जिन बैंकों को दूसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंक में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत सरकार के उपक्रम हैं, जबकि मात्र निजी शेयर धारकों का बैंक निजी बैंक होता है। आगे देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक कैसा है? पहला वाणिज्यिक बैंक है जो कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखते हैं 15 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 46 विदेशी बैंक हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। फिर से देख लीजिए, पूछा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से एक बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, जो कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। बैंकिंग यानी बैंक प्रणाली में की पुनर्संरचना या फिर से सुधार जो भी उसमें है उसको देने के लिए, सुझाव देने के लिए उसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है वो सुझाव देने के लिए कौन सी समिति आई? 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति विफल हो जाने के बाद भारत सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। पहला चरण 19 जुलाई 1969 को यानी 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे थे, अब देख लेते हैं जो बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए वो कौन कौन से बैंक थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कारपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, इन सभी को क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत किया गया। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक,
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1972 में R.G. सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग तथा जून 1975 में गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर की गई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर तथा पश्चिम बंगाल के मालदा में की गई। फिर से देख लीजिए एक बार। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एवं गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर तथा पश्चिम बंगाल के मालदा में की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा तथा 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया जाता है। वर्तमान 15 दिसंबर 2020 तक में भारत में कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। दातव्य है कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई। आगे देख लेते हैं कृषि बैंक नाबार्ड NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड बैंक कैसा बैंक है? कृषि बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाबार्ड बैंक किसकी अनुशंसा पे की गई थी? तो बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी नाबार्ड बैंक की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 को संपूर्ण देश में बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किया गया था। बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु उनके विरुद्ध शिकायतों के त्वरित एवं कम व्यय पर समाधान करना है। विभेदी ब्याज दर योजना वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात 1972 से देश में विभेदी ब्याज परियोजना की शुरुआत की गई। विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने समग्र जमा और पूर्व वर्ष में प्रदत्त ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों को 4% की ब्याज दर रियायती दर पर देना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं अन्य प्रमुख संस्थान। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय मुंबई में है।
भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना वर्ष 1972। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI की स्थापना वर्ष 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना जुलाई 1988 यानी 1988 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।